हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा। स्वागत है आपका यूपी पीसेस के इस उत्कर्ष के यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे करंट के बारे में जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये क्या न्यूज़ है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, या फिर इस न्यूज़ से प्री में क्या मिल सकता है और मेंस में क्या मिल सकता है, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जिसमें अंतरिक्ष से गिरा 104 सैटेलाइट छोड़ने वाला भारतीय रॉकेट। जी हाँ, अब भारतीय रॉकेट गिरा है, ये क्या गिरा है, इसके बारे में थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से कुछ साल पहले यानी कि 2017 में इसरो ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था और उस एक साथ 104 सैटेलाइट को उन्होंने अपने अंतरिक्ष के कक्षा में प्रक्षेपित किया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि 2017 की बात है जिसमें एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला इसरो का रॉकेट जो है वो 7 साल बाद अब धरती पर वापस लौटा है। क्यों लौटा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बस थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ये सैटेलाइट जो है 6 अक्टूबर 2024 को लौटा है। कहां पे? महासागर में इसे गिराया गया है ना, अटलांटिक महासागर में गिराया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ये एक फेल्योर है या ये भी एक सफलता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कि जो 15 फरवरी, ध्यान रखिएगा ये डेट 15 फरवरी 2017 की तारीख थी और 2017 में इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहली बार 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। अब मैं इससे पहले आपको पीएसएलवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आखिर ये पीएसएलवी है क्या या फिर जीएसएलवी क्या है। पता तो वैसे होगा ही होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। ध्यान दीजिएगा, पीएसएलवी की बात करें जिसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो पोल है, आपको ये पता है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है इक्वेटर, यानी कि ये भी एक प्रकार की क्या है, रेखा ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम जो भारतीय जो इसरो है, जो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान है, वो अपने सैटेलाइट को दो जगह भेजता है, एक तो पोल पर और एक इक्वेटर पर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं पोल पर कोई सैटेलाइट अगर है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है, तो यहां पर अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है तो बच्चे इसे कहते हैं हम ध्रुवीय कक्षा। ये जो कक्षा आप देख रहे हो है ना, साउथ टू नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। जो ध्रुवीय कक्षा है इसकी ऊंचाई लगभग जो है वो 200 से 2000 के लगभग है। यानी कि यहां पर जो सैटेलाइट होगा वो 200 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से और 2000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट का नेचर क्या है। इसकी जो अवधि है, कक्षीय अवधि है वो है आपकी 90 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि इस कक्षा में जो भी सैटेलाइट होंगे वो 90 मिनट में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करेंगे। अब भाई आपको पता है कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितने देर में पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन यहां पर जो सैटेलाइट है वो 90 मिनट में अपना एक पूरा चक्कर पूरा करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के किसी भी भाग में ये सैटेलाइट 24 घंटे स्थित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये 90 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है पूरी पृथ्वी का, और जबकि पृथ्वी 24 घंटे में पूरा का पूरा चक्कर लगा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो यहां पर उपग्रह है, ये जो उपग्रह है वो क्या कार्य करेंगे सर? सबसे पहली बात तो संचार इस उपग्रह से संभव नहीं है। इससे क्या संभव हो सकता है सर? इससे इस प्रकार के उपग्रह को कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। अर्थात दूर से, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या कह सकते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कह सकते हैं। यानी कि दूर से किसको? हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखना।
इसके अलावा इसे सुदूर संवेदी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मौसम के बारे में जानकारी देना। दूसरा, इसे खोज तथा बचाव संबंधी कार्य कर सकते हैं। महासागरों के बारे में हम पता लगा सकते हैं अर्थात महासागरों में जो भी परिवर्तन हो रहे हो, वहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना हो, हम सब पता कर सकते हैं, तापमान तक पता कर सकते हैं। इस लाइन का अर्थ यह है। इसके अलावा यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम प्राकृतिक संसाधन जो भी होंगे उसके बारे में भी पता किया जा सकता है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब देखो ये पीएसएलवी की बात है, क्योंकि पीएसएलवी से हमने 104 सैटेलाइट को छोड़ा था, ठीक है। तो ये यहां पर जो उपग्रह आप देख रहे हो, जो मैंने यहां पे सुदूर संवेदी उपग्रह नाम लिया है, उसको इस कक्षा में यानी कि ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाने के लिए किसी ना किसी व्हीकल की जो जरूरत पड़ेगी, यानी कि प्रक्षेपण यान की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो प्रक्षेपण यान का उपयोग करेंगे वो हम करेंगे पीएसएलवी से, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। तो पीएसएलवी ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार के सैटेलाइट को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो सर वो सुदूर संवेदी उपग्रह को प्रक्षेपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएसएलवी की बात और थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने बनाया पीएसएलवी। पीएसएलवी की बात करें तो यहां पर जो है वो उपग्रह है, और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो 1, 2, 3 और 4, ये बेसिकली चैम्बर है जहां पर हम फ्यूल का उपयोग करते हैं, ईंधन का उपयोग करते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में हम ठोस ईंधन का यूज करते हैं। ठोस ईंधन बोल सकते हैं, ठोस प्रणोदन बोल सकते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन कहते हैं। दूसरा, इसके दूसरे तथा चौथे चरण की बात करें तो इसमें यूज करते हैं मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, MMH। ये बेसिकली क्या है? एक प्रकार का द्रव्य ईंधन है, इसको द्रव्य प्रणोदन बोल सकते हो। तो ये एक पीएसएलवी है। पीएसएलवी के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, एक साधारण सा है। अब पीएसएलवी के अलावा भी, पीएसएलवी में इस चरण के अलावा भी यहां पे छोटे छोटे कुछ बूस्टर मोटर होते हैं। ये जो देख रहे हो, इस साइड भी सेम है, ये है बूस्टर मोटर जी। ये जो बूस्टर मोटर है, कम से कम कितने? कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 2 तथा कम से कम 2 और अधिक से अधिक की बात की जाए तो अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। और ये बूस्टर मोटर स्पेशल कैटेगरी के प्रक्षेपण यान में लगाए जा सकते हैं, जैसे जो 104 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। तो यहां पर आपने ये समझा कि पीएसएलवी बेसिकली पोलर सैटेलाइट को ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि एक प्रकार की ऐसी सैटेलाइट है जो मौसम के बारे में जानकारी देना, खोज तथा बचाव करना, महासागरों के बारे में पता लगाना या फिर प्राकृतिक संसाधन के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसे निगरानी भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो लॉन्चिंग जो है, ये जो 104 सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया था वो पीएसएलवी C-37 के द्वारा लॉन्च किया गया था।
PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और तब से इस रॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि PS-4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तय ऑर्बिट में छोड़ने के बाद चक्कर लगा रहा था। 104 सैटेलाइट को छोड़ने के बाद अब ये जो PS-4 देख रहे हो ये पूरी तरीके से क्या है, आपके जाकर के चक्कर लगा रहा था किसमें, हमारे ऑर्बिट्स में। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये जो इमेज है ये क्या है, ये है आपकी PS-4। अब ध्यान दीजिएगा कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद बाकी के जो हिस्से होते हैं वो हमारी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और अंतरिक्ष कचरा इन्हीं के माध्यम से फैलता रहता है। तो इन कचरे को वापस लाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क है और हमारे लिए सबसे एक विकट समस्या भी बोल सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट इतने सारे हो गए कि मत पूछिए। इसके अलावा इन सैटेलाइट को छोड़ने वाले जो भी और यंत्र हैं, जो व्हीकल हैं, उनके पार्ट हैं, वो भी हमारे इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का कचरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी PS-4 को कब हमारे जो इस बार 2024 की बात करें, इसको महासागर में गिराया गया है 6 अक्टूबर 2024। ध्यान दीजिएगा ये जो आप डेट देख रहे हो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो 6 अक्टूबर को यह हिस्सा आखिरी बार, मतलब आखिरकार 8 साल के बाद धरती पर लौट आया है और वायुमंडल को पार किया। इसके बाद सीधे उत्तरी अटलांटिका महासागर में गिर गया। बच्चों, इसरो का सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट सितंबर से ही लगातार इससे ट्रैक कर रहा था कि ये कब गिरे, ठीक है, और ताकि इसके गिरते समय होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। दूसरी बात कि इस रॉकेट ने लॉन्चिंग के आधे घंटे के अंदर सभी सैटेलाइट को उनकी कक्षा में तैनात कर दिया था। यानी कि जब 2017 में इसे लॉन्च किया गया था तब इसने अपने 104 सैटेलाइट को प्रॉपर तरीके से आधे घंटे के अंदर, है ना, मतलब उनकी कक्षा में से प्रक्षेपित कर दिया था। अब ध्यान दीजिएगा कि इसरो का जो लक्ष्य है वो 2030 तक, अभी 2024 चल रहा है, और 2030 तक जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि और भी देश मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि किस तरीके से हम अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे कम कर सके। ध्यान दीजिएगा कि PSLV C-37 को 15 फरवरी 2017 को कार्टोसैट 2D और 103 अन्य उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था। ये जो कार्टोसैट 2D है ये मुख्य सैटेलाइट था, मुख्य सैटेलाइट था जो इस पूरे के पूरे सैटेलाइट के साथ भेजा गया था। ये एक प्रकार का ऐसा सैटेलाइट है जिससे हम महासागर के जो ऊपर की जो इमेजेस है, या आप बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का ऐसा सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी के सभी भागों के चित्र को लिया जा सकता है। देखिएगा, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये कार्टोसैट के द्वारा सबसे पहली, यानी कि कार्टोसैट 2D सैटेलाइट ने लॉन्च के बाद जो सबसे पहली तस्वीर भेजी थी वो यही तस्वीर भेजी थी, और जिसमें मुंबई की मीठी नदी और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है ये इसरो के वेबसाइट से ली गई इमेज है, द फर्स्ट डे इमेज ऑफ कार्टोसैट 2 सीरीज, ठीक है। ये 8 तारीख को, मतलब 18/2/2017 को ये इमेज ली गई है। तो अगर बच्चे इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी भी अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा, यानी कि LO बोल सकते हो, देखो पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको हम कैरेमन कहते हैं, कैरेमन लाइन कहते हैं, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी गई। अंतरिक्ष की शुरुआत मानी गई, मानी गई है। अब इसके ऊपर जाओगे तो LEO लो अर्थ ऑर्बिट, इसके ऊपर जाओगे तो MIO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसके ऊपर जाओगे तो HIO यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट, इसे ही GEO भी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। और ये जो है ये 36,000 किलोमीटर है, इसकी रेंज जो है 36,000 किलोमीटर की
रेंज से अधिक है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी भी अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो, क्योंकि अंतरिक्ष कचरा सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, में निष्क्रिय वस्तु यानी कि रॉकेट का मलबा 25 वर्षों तक ही अंतरिक्ष में रहना चाहिए और 25 वर्षों के बाद उसे वापस करना है ना मैंडेटरी है। सो यहाँ पर ये जो न्यूज़ थी आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस दिवाली आपको मिल सकता है बहुत अच्छा ऑफर। या उत्कर्ष लेके आए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर जो है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के जितने भी लाइव कोर्सेज है ना, उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 3 मंथ, यानी कि जो भी कोर्स आप परचेज करते हो उसमें आपको 3 मंथ की क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं आप इसमें फ्री ले सकते हैं। सो मौका मत चुकेगा। बहुत ही अच्छा ये इस बार ऑफर आया है जिसमें 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।